अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम ग़ुलाम असगर है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है। मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने ये आउटलाइन का पोर्शन जो है इन दो चैप्टर्स में से कवर करना है, चैप्टर नंबर 2 एंड 7। आज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, द मैनेजर एज डिसीजन मेकर और डिसीजन मेकिंग फॉर टुडेज़ वर्ल्ड, हम उसमें डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि मैनेजर्स का व्यू पॉइंट डिस्कस किया था, ओमनीपोटेंट का और सिम्बॉलिक का, और उसके साथ हमने डिस्कशन की थी इन्वायरमेंट के ऊपर, और फिर हमने डिस्कशन की थी कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। तो कंस्ट्रेंट्स दो तरह की थी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट हम डिस्कस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, और इंटरनल इन्वायरमेंट से होने वाली कंस्ट्रेंट्स जो मैनेजर्स को फेस करनी पड़ती है उसे हम आज डिस्कस करेंगे जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। सबसे पहले कल्चर कहते किसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। वो कहते हैं कि ईच ऑफ अस हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, ट्रेड्स को कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं। कैसे बोला, हम कहते हैं जी इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ये पोलाइट बहुत है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, इसका एटीट्यूड अच्छा है, इसका फोकस बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बंदा बहुत सोशलाइज है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा वार्म है, ओपन है, रिलैक्स्ड है, शाय है, एग्रेसिव है। ये सारी की सारी बातें उसकी पर्सनैलिटी को डिस्कस करती हैं। सेम कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पर्सनैलिटी होती है जिसे हम कल्चर कहते हैं। अब कल्चर की डेफिनेशन अगर करूं या अगर सिंपल लफ्ज़ों में बताना चाहूं, कल्चर उस वे को कहते हैं, उस बिहेवियर को कहते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ एक्ट करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। कल्चर की प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करते हैं। कल्चर की डेफिनेशन ये कहती है, द शेयर्ड वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, traditions and way of doing things that influence the way organizational members act। वो तमाम वैल्यूज़, वो तमाम असूल, वो तमाम रवायात, वो तमाम तरीके जिससे हम चीज़ों को करते हैं और जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक्ट करते हैं, उसको हम कल्चर बोलते हैं। कल्चर की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें 3 चीज़ें एम्प्लॉय की जा रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें? पहली चीज़ एम्प्लॉयड की जा रही है, कल्चर एक परसेप्शन है, कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है जिससे टच किया जा सकता है, ये परसेप्शन है। परसेप्शन को माइंड में परसीव किया जाता है, और हम परसीव किस तरह से करते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बिना पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब परसेप्शन किसे कहेंगे, पहले तो परसेप्शन का वर्ड आपको समझना चाहिए। परसेप्शन कहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में व्यूज़ रखना। एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में शादी का फंक्शन हो रहा है और शादी में मुख्तलिफ़ रवायात की अक्कासी की जा रही है। वहाँ पर ढोल भी बज रहा है, डांस भी किया जा रहा है, दूसरे भी काम किए जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ट्रेडिशंस हैं। अब उस ट्रेडिशंस के बारे में ख़यालात रखना, जैसे कि अगर कोई इस्लामिक पर्सन होगा तो वो बताएगा कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जो ढोल बजाना है, ये इस्लाम की रवायात के ख़िलाफ़ है, हमें नहीं बजाना चाहिए। अगर कोई ओपन माइंडेड है तो वो कहेगा कि आजकल के फंक्शंस में ऐसा चलता है। तीसरा पर्सन इनडिफरेंट होता है कि जिससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करें, जो नहीं करना वो ना करें। अब तीनों की परसेप्शन सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक डिफरेंट है, तीनों के आइडियाज़ डिफरेंट हैं। सेम चीज़ कल्चर के साथ है। सेकंड है कि कल्चर इज़ डिस्क्रिप्टिव, कल्चर को बयान किया जा सकता है। कल्चर को बयान किस तरह से किया जा सकता है? कल्चर वो तमाम चीज़ें हैं जिसे एम्प्लॉयज़ परसीव करते हैं, चाहे उन्हें वो पसंद हो, चाहे उन्हें पसंद ना हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अब ये डिस्कस करना चाह रहा है कि फाइनली वो थर्ड चीज़, मैंने कहा था ना 3 चीज़ें इम्प्लाई करता है। पहला हो गया परसेप्शन, दूसरा वेदर दे लाइक इट और नॉट, दे हैव टू अडॉप्ट इट। थर्ड वन फाइनली, इवन द इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट बैकग्राउंड। देखें, कोई इस्लामिक बैकग्राउंड से आता है, कोई मॉडर्नाइजेशन के बैकग्राउंड से आता है, कोई कंजर्वेटिव सोच रखता है, कोई ट्रेडिशनल सोच रखता है, ट्रेडिशनल थिंकिंग रखता है, कुछ के फैमिली वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं,
कुछ की फैमिली वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ़ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग काम करने आते हैं, चाहे वो पीछे किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो पंजाबी कल्चर हो, चाहे सिंधी हो, चाहे बलोची हो, किसी भी कल्चर से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अडॉप्ट करते हुए सेम एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर शेयर करेंगे। क्लियर है जी। वो कहते हैं जी कल्चर, अब हम डिस्कशन थोड़ी सी साइड पे ले जाते हैं कि कल्चर को अगर आप प्रॉपरली मैयर करना चाहते हैं कि यहाँ का कल्चर कैसा है या कल्चर को कैसे बयान किया जा सकता है, तो कोई उसकी 7 डायमेंशंस हैं। ठीक है, उन 7 डायमेंशन में से हर डिमेंशन इम्पोर्टेंट है मोर देन दी अदर। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप कल्चर के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, उसके कल्चर के बारे में पता करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनालिटी के बारे में पता करना चाहते हैं, या फिर ये पता करना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स किस तरह से एक्ट करते हैं, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पर रिसर्च करनी होगी। बेसिकली आपको वो 7 डायमेंशंस की सर्च करनी होगी। वो 7 डायमेंशंस कौन सी हैं, चले देखते हैं जी। सबसे पहले आप देखें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बॉक्स के सिर्फ ऊपर देखें अटेंशन टू डिटेल, फिर आउटकम ओरिएंटेशन, फिर पीपल ओरिएंटेशन, फिर टीम ओरिएंटेशन, एग्रेसिवनेस, स्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ये सारी की सारी क्या हैं, डायमेंशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की। ज़रा अटेंशन टू द डिटेल देखें, ये क्या चीज़ मैयर करती है, ये मैयर करती है कि एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट प्रिसीजन एनालिसिस एंड अटेंशन टू द डिटेल, के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फोकस करते हैं डिटेल्स के ऊपर, छोटे से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखते हैं। आउटकम ओरिएंटेशन, ये उस डिग्री को मैयर करता है जिसमें मैनेजर सिर्फ फोकस करता है रिजल्ट्स के ऊपर, आउटकम्स के ऊपर, इस चीज़ पर फोकस नहीं करता कि आउटकम को कैसे अचीव किया गया है। फिर है पीपल ओरिएंटेशन। पीपल ओरिएंटेशन इस चीज़ को मैयर करता है कि मैनेजमेंट के डिसीजंस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स पर किस तरह से अंदाज हो रहे हैं, ये पीपल ओरिएंटेशन को मैयर करता है। टीम ओरिएंटेशन, टीम ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि वर्क को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि टीम मेंबर्स के तौर पर ही आउटकम को अचीव किया जा सके, ना कि इंडिविजुअल। एग्रेसिवनेस आपको पता है गुस्से को कहा जाता है। अब ये एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को जज करता है कि वो आपस में कंपेटिटिव हैं, कितने कंपेटिटिव हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, नहीं करते। फिर है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहते हैं डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड एक्शंस एम्फेसिस मेंटेनिंग द स्टेटस को। स्टेटस को से मुराद कि जो आपने लिविंग स्टैंडर्ड बना रखा है, मेंटेन किया हुआ है, उसे कंटिन्यू रखना, उसी स्टेटस को, इसे कहते हैं स्टेबिलिटी। फिर कहते हैं इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ये इस चीज़ को मेजर करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है जिसमें एम्प्लॉयज़ अपनी इनोवेटिव आइडियाज़ दे सकें और नई नई क्रिएशन कर सकें। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के ऊपर अगर आपको रिसर्च करनी हो तो आप इन 7 डायमेंशंस के ऊपर रिसर्च करेंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। स्ट्रॉन्ग कल्चर, वो कहता है कि कल्चर हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा नहीं होता। ठीक है, सारी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर डिफरेंट होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेटर इन्फ्लुएंस डालता है कल्चर एम्प्लॉयज़ के ऊपर और वो ज़्यादा अटैच हो जाते हैं वैल्यूज़ के साथ, उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग कल्चर। और कुछ कल्चर्स में एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उन वैल्यूज़ को अडॉप्ट नहीं करते, तो वो कल्चर वीक कल्चर कहलाता है। ठीक है जी। अब स्ट्रॉन्ग कल्चर जो है वो मैनेजर को इफ़ेक्टिव बनाता है, तो मैनेजर जब इफ़ेक्टिव होगा तो वो अपने फंक्शंस को बेटर परफॉर्म कर पाएगा। कौन कौन से फंक्शंस हैं ज़रा मैनेजर के? प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल। ठीक है जी। अब हमने इस स्लाइड में सिर्फ ये देखा कि कुछ कल्चर स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कल्चर्स वीक होते हैं। अगर कल्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो मैनेजर की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट डालेगा, मैनेजर अपने फंक्शंस को बेटर परफॉर्म कर सकता है। फंक्शंस कौन से हैं? प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल एंड वाइस वर्सा। यानी उलट भी है कि अगर कल्चर वीक हो तो इसके नेगेटिव असरात भी हैं जी। ये कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड वीक कल्चर्स का। मैं एक दो कंपैरिजन को डिस्कस करूंगा, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। वैल्यूज़ वाइडली शेयर्ड,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग कल्चर में कि जितनी भी वैल्यूज़ अडॉप्ट की गई हैं वही शेयर की जाएंगी। अब वीक कल्चर में क्या होता है कि वैल्यूज़ लिमिटेड टू अ फ्यू पीपल, यानी सिर्फ टॉप मैनेजमेंट जो है वो कल्चर को फोकस कर रही है, कल्चर के ऊपर अमल कर रही है, जबकि ना सुपरवाइजरी मैनेजमेंट ना फिर आपके एम्प्लॉयज़ इस पर फोकस नहीं करते। फिर है कल्चर कन्वेज कंसिस्टेंट मैसेज अबाउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट, कल्चर सेंड्स कंट्राडिक्टरी मैसेज अबाउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट। स्ट्रॉन्ग कल्चर में स्ट्रॉन्ग मैसेजेस कल्चर के डिस्कस किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं। कैसे भला? अगर यहाँ इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि जनाब आपने टाइम का पाबंद रहना है, पंक्चुअल रहना है, आप सुबह 9 बजे अगर आपकी क्लास है तो 9 AM पे आपको क्लास में इंटर हो जाना चाहिए। अब जब आप देखते हैं कि आप आए हैं 9 पे और आपका टीचर जो है वो 9:15 पे आया, ठीक है, तो क्या हुआ कि कल्चर की वैल्यूज़ स्ट्रांगली अडॉप्ट नहीं की जा रही। आपका जो टीचर है वो उसे अडॉप्ट नहीं करता, लेकिन आप पे एम्फेसिस डाला जाता है कि आप उसे फॉलो करें। तो इस तरह से मैसेजेस जो हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं और कुछ नहीं किए जाते। मोस्ट एम्प्लॉय कैंट स्टोरीज अबाउट कंपनी हिस्ट्री और हीरोज एम्प्लॉय स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद द कल्चर, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। ठीक है जी, आपकी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ शेयर करते हैं, ठीक है, अक्सर सक्सेसफुल स्टोरीज़। आपको भी अगर किसी बात पे कायल करना हो तो हम क्या करते हैं, किसी न किसी एंटरप्रेन्योर की, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की स्टोरी सुनवाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं किया गया कि क्लास में किसी फेलियर एंटरप्रेन्योर की कहानी सुनाई जाए या उसे याद रखा जाए। हाँ, हालांकि सुनाई जाती हैं जब केस स्टडीज़ सुनाई जाती हैं किसी कंपनी के अंदर होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में और फिर उनसे होने वाले नुकसानात के बारे में। अब वीक कल्चर में अगर आप दूसरे पॉइंट्स को पढ़ें, एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल नॉलेज, ठीक है, उन कंपनी की हिस्ट्री नहीं पता होती, हीरोज़ का नहीं पता होता। एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल आइडेंटिफिकेशन विद द कल्चर, लिटिल कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स। ठीक है जी, ये स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड वीक कल्चर दोनों की डिस्कशन थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। अब हमें ये डिस्कस करना है कि ये कल्चर आता कहाँ से है। ठीक है, सबसे पहली जो बेसिक्स हैं जी, तो मैं ये कह रहा था कि अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कल्चर हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि कल्चर ये होता है, कल्चर ये होता है, अब ये अडॉप्ट कैसे करना है ये भी हमने पढ़ लिया, लेकिन ये आया कहाँ से, इसे बनाता कौन है। देखिए, हम अपनी फैमिली वैल्यूज़ को तो जानते हैं, ठीक है, फिर हम कहते हैं ये सराकी कल्चर है, फिर हम कहते हैं ये पंजाबी कल्चर है, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का कौमी कल्चर है। चलें जी, सारे पाकिस्तान का भी एक कल्चर हो गया, ठीक है, कौमी लिबास भी है, कौमी तराना भी है, ठीक है, सब कुछ है हमारे पास। बट जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट मिलता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसे बनता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू उस ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडर्स डालते हैं। उसकी बेस, कल्चर की बेस उस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स डालते हैं। फाउंडर्स कैसे डालते हैं? वो अपनी कंपनी का विजन बनाते हैं, फिर उस विजन को साथ साथ अपनी मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। उस विजन एंड मिशन के ज़रिए कन्वे करते हैं कि हमारी कंपनी में किस तरह का कल्चर अडॉप्ट किया जाएगा, किस तरह से चीज़ों को, किस तरह से टास्क को अंजाम दिया जाएगा। अब अगर कंपनी नई ना हो, पुरानी हो और बहुत पुरानी हो और फाउंडर्स कहीं गुम हो चुके हों, यानी फाउंडर्स ने बिजनेसेस सेल आउट कर दिया, नए ओनर्स आ गए, नया कल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है, बट एक चीज़ है पास्ट प्रैक्टिसेस कि एक कल्चर इन प्लेस है। अब क्या है कि उन्हीं प्रैक्टिसेस को दोबारा से इवैल्यूएट करके हम उन्हीं प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद है टॉप मैनेजमेंट बिहेवियर, कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कल्चर अडॉप्ट नहीं किया गया तो जिस तरह से टॉप मैनेजमेंट बिहेव करेगी उसी तरीके से आपके सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और आपके एम्प्लॉयज़ बिहेव करेंगे। देखें, टॉप मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है वर्किंग आवर्स पर, टॉप मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है सैलरीज़ के ऊपर, टॉप मैनेजमेंट जो भी बिहेव अपनाती है एम्प्लॉयज़ को उसे फॉलो करना पड़ता है, तो कल्चर वहाँ से भी बन सकता है। फिर सबसे लास्ट स्टेप है सोशलाइजेशन का। अगर इन पिछले तीनों पॉइंट्स से कल्चर नहीं बना तो ये सोशलाइजेशन से बढ़ जाता है। सोशलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अडॉप्ट करते हैं। कैसे भला? एक एम्प्लॉय जिसने आज ज्वाइन किया हो वो क्या करेगा, दूसरी एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करेगा, दूसरे एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, दूसरे एम्प्लॉयज़ उसे क्या बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री बताएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के इवेंट्स बताएंगे, उसे ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सोशलाइजेशन के ज़रिए आप क्या करते हैं,
अपना कल्चर अडॉप्ट करते हैं, नया कल्चर बनाते हैं। ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग कल्चर दोनों के बारे में बताया गया है। देखें ज़रा, टॉप मैनेजमेंट एंड सोशलाइजेशन दोनों एक ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फिर उस कल्चर को अडॉप्ट करते हुए आप बना लेते हैं, फ़िलासफ़ी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। जी, नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हमने सबसे पहले कल्चर की डेफिनेशंस पढ़ी, फिर हमने कहा कि कल्चर क्रिएट कैसे होता है, क्रिएट भी कर लिया। अब एम्प्लॉयज़ कैसे सीखते हैं कल्चर्स को। अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, ज्वाइन करते ही आप क्या करते हैं, दूसरे एम्प्लॉय से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो आपको क्या करते हैं, स्टोरीज़ सुनाते हैं। स्टोरीज़ किस पे बेस करती हैं, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स पे, कुछ लोगों पे, ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स पे कि उसने बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट किया, उसका बिहेवियर कैसा था, रूल ब्रेकिंग पे, कितने लोगों ने रूल तोड़ा, फिर वो रूल तोड़ने का रिएक्शन क्या किया गया, या पास में जो मिस्टेक्स की गई तो मिस्टेक्स के अगेंस्ट क्या रिएक्शन लिया गया। ये स्टोरीज़ होती हैं। दूसरा है रिचुअल्स। रिचुअल्स कहते हैं कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ हों जो रीइंफोर्स करें इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ को, गोल्स को। दरअसल रिचुअल्स और ट्रेडिशनल्स में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है कि रिचुअल्स जो हैं ये एक लर्नड बिहेवियर होता है जो हम एवरी ईयर या ऑन पीरियडिक बेसिस रिपीट करते हैं। हाउ एम्प्लॉयज़ लर्न कल्चर को कंटिन्यू करते हैं, फिर किस तरह से मटेरियल आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स, ठीक है। आप किस तरह का बिहेवियर आपका है, आप किस तरह से बयान करते हैं। या तो आप रिस्क टेकर हैं। देखें, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप रिस्की कामों में इन्वॉल्व होंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर हाई रिस्क इन्वॉल्व होगा। और अगर आपका रिस्क न्यूट्रल है तो आप क्या करते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट चुनते हैं जिसमें रिस्क ज़ीरो हो। दूसरा होता है रिस्क अवर्स, जिसमें आप क्या करते हैं, रिस्क थोड़ा सा भी रिस्क हो तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। किसी भी कल्चर में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो है लैंग्वेज। तो अगर आपकी कॉमन लैंग्वेज के कुछ लोग, देखें इंटरनेशनल कंपनीज़ में भी आप काम करते हैं, अगर इंटरनेशनल कंपनीज़ में इंटरनेशनल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हो इंग्लिश, और अगर आपको वहाँ पर कोई उर्दू स्पीकिंग मिल जाए तो क्या होता है कि आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, मेंबर्स के साथ बॉन्डिंग बढ़ जाती है अगर सेम फोक्स हों, सेम लैंग्वेज यूज़ करते हों। अब ये सारा कल्चर्स मैनेजमेंट के एक्शंस को, मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, मैनेजर्स को कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। अब मैनेजर्स का एक्शन जैसा भी हो, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स क्या करेंगे, उसे अपने बिलीफ के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या हमारे कल्चर के मुताबिक, हमारी ट्रेडिशंस के मुताबिक, हमारी बिलीफ के मुताबिक क्या ये मैनेजमेंट का एक्शन ठीक था, प्रॉपर था, इम्प्रॉपर था, किस तरह का एक्शन था। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ को इनकरेज कर रही होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रही होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से मुराद ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी। अभी हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड वीक कल्चर। तो स्ट्रॉन्ग कल्चर जो होता है ये मैनेजर्स के एक्शंस पे इफ़ेक्ट डालता है। अब मैनेजर्स के एक्शंस कौन कौन से होते हैं, आपने देखा, प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल, ठीक है। तो अगर वीक कल्चर होगा तो वो उस पर नेगेटिव असरअंदाज होगा। अब सारा आपने डिस्कस किया, उन्होंने कहा जी अभी तक हमें नहीं पता चला कि ये कल्चर नाम की क्या चीज़ है, या ये जो स्टोरीज़ बता रहे हैं ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने लगा हूँ, इन एग्जांपल्स पे जोर दें। ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें रिटन मिलें, लेकिन ये वहाँ पर अडॉप्टिव ज़रूर होती हैं। देखें, पहला है लुक बिजी इफ़ यू आर नॉट, कि काम करते दिखाई दो चाहे तुम काम नहीं भी कर रहे। दूसरा, अगर आप रिस्क लेते हैं और फेल हो जाते हैं तो आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तीसरा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने बॉस से अप्रूव करवा लो, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को उतना ही अच्छा बनाते हैं जितना हमारे कंपेटिटर फोर्स करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप नीचे लास्ट लाइन देखें कि इफ़ यू वांट टू गेट टू द टॉप हेयर यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर, कि आप अगर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, टॉप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तो आपको टीम प्लेयर के तौर पर काम करना पड़ेगा। अब उसके बाद
मैनेजर्स के जो डिसीजंस हैं वो कल्चर से जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। ये चीज़ हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं। हमने ये भी इस्टेब्लिश किया कि स्ट्रॉन्ग कल्चर, वीक कल्चर। उसके बाद हमने ये भी इस्टेब्लिश किया कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होती है, उनके फंक्शंस परफॉर्म करने की एबिलिटी इफ़ेक्ट होती है, जिसमें प्लान, लीड, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज आ जाता है। अब ये उन्होंने सेपरेटली बताया है कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, लीडिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है। देखिए, प्लानिंग द डिग्री ऑफ रिस्क दैट प्लान शुड सर्टन वेदर प्लान शुड बी डेवलप बाय इंडिविजुअल्स और टीम, द डिग्री ऑफ एनवायरनमेंट स्कैनिंग इन विच मैनेजमेंट विल इनकरेज। इन जो प्लान्स हैं मैनेजमेंट के, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये पहला लेक्चर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि करंट ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ कौन कौन से हैं। आपको पता है कि आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेटिव कल्चर जो है अडॉप्ट करने को कहा जा रहा है और इनोवेटिव कल्चर को फोर्स किया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ उसे अडॉप्ट करें, जिसमें एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को इन्हेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी बेटर करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए अपने इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं। उन्हें हम बोनसेस की सूरत में, कैश प्राइस की सूरत में हम उन्हें पैसे भी देते हैं या फिर उन्हें इंसेंटिव्स फराहम करते हैं। ठीक है जी। अब इनोवेटिव कल्चर का क्या मतलब है, एक स्वीडिश रिसर्चर ने, गॉर्डन एक्वल ने फॉलोइंग जो है पॉइंट्स दिए थे। चैलेंज एंड इन्वॉल्वमेंट, फ्रीडम देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकें। ट्रस्ट एंड ओपननेस, आइडिया टाइम, प्लेफुलनेस, ह्यूमर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डिबेट्स करवाएं, रिस्क रेटिंग मेजर्स लें। ये सारे पॉइंट्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेटिव कल्चर को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो आप कल्चर क्रिएट कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, इस कल्चर के साथ कस्टमर कैसे रिस्पॉन्स करता है। देखें, कस्टमर को रिस्पॉन्स चेक करने के लिए सबसे पहले आपको राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, फिर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, फिर आपको एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करना पड़ेगा। आपके पास लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर का मैसेज रिसीव कर सकें। आपके रोल की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होनी चाहिए कि आपको कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं। फिर आपके अंदर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए और विलिंग टू टेक इनिशिएटिव। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके एम्प्लॉय में मौजूद होने चाहिए, तभी आप एक कस्टमर को रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी बताई गई हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, जिसमें टाइप ऑफ एम्प्लॉय, टाइप ऑफ जॉब इन्वायरमेंट, एम्पावरमेंट, रोल क्लैरिटी, कंसिस्टेंट डिज़ायर टू सेटिफाई एंड डिलीजेंट कस्टमर। ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए हैं, आप इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है जी। इस लेक्चर को सुने, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, क्वेश्चंस हो, उन्हें नोट कर लें। जब हमारी जूम मीटिंग होगी हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।